हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का, जो हमारा लेसन नंबर 8 है। शीर्षक का नाम है किसान, जमींदार और राज्य। इससे जुड़े हुए हमने 3 वीडियो दिया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल ऑलवेज न्यू पर जाइए और वो वीडियो को देखिए। जब कहानी आप समझिएगा कि चैप्टर में क्या क्या लिखी हुई बातें हैं, तब जाकर के आपको इन सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पाठ के जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न हैं उनके क्या उत्तर होना चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। मुगल काल में 2 तरह के किसान थे। कौन कौन थे? तो मुगल काल में जो किसान थे ना, उसको 2 श्रेणी में बांटा गया था। पहला था, उसको कहते थे खुद कास्त किसान। खुद कास्त, खुद का मतलब होता है अपना। खुद कास्त का मतलब, खुद का मतलब अपना, माने वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन थी। जिनके पास अपनी जमीन थी, अपने जमीन पर ही वे खेती करते थे और जहां उनकी जमीन होती थी उसी जगह वह रहते थे, घर उनका वहीं रहता था। तो ऐसे किसान कहलाते थे खुद कास्त किसान। ठीक है, और ऐसे किसान को समृद्ध किसान भी कहा जाता था, जिनमें खास करके बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल जो है वो बंगाल क्षेत्र पहले कहलाता था। तो वहां पर 10 एकड़ जमीन जिसके पास होती थी वो कहलाता था वहां का समृद्ध किसान। इसी तरह से गुजरात राज्य था, वहां के किसान जिसके 6 एकड़ जमीन थी उनको कहा जाता था समृद्ध किसान। ठीक है, लेकिन हमको वो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है खुद कास्त। खुद का मतलब अपना, कास्त के मतलब जिनकी अपनी भूमि होती थी उनको कहा जाता था खुद कास्त। और दूसरा था पाही कास्त किसान। दूसरा क्या था? पाही कास्त किसान, यानी वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वह किसी दूसरे के जमीन पर ठेके में, बटाई में लेकर के तब जाकर के खेती करते थे। तो ऐसे किसान को कहा जाता था पाही कास्त किसान। पाही कास्त यानी वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। अभी भी होता है, जिनके पास अपनी जमीन है वो अपनी खेती करते हैं, नहीं तो किसी से दूसरे से खेत ले करके ठेके पर हो, बटाई पर हो, या जो भी होती है उसके हिसाब से वो लोग खेती करते हैं। क्लियर? तो मुगल काल में भी इसी तरह से किसान को कितने श्रेणी में बांटा गया? जमीन के आधार पर। तो 2 प्रकार के, खुद कास्त, पाही कास्त। आशा करते हैं आपको 1 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है, आइन की मुख्य बातें क्या हैं? लेखक कौन थे? देखिए, कहता है प्रश्न नंबर 2 में, उस समय राजा अकबर राजा अकबर अपने दरबारी कवि अबुल फजल से कहे कि आप कोई ऐसा किताब लिखिए, कुछ ऐसा इतिहास लिखिए जो हमारे राज्य के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। तो अबुल फजल ने एक किताब लिखा जिसका नाम रखा अकबरनामा। और अकबरनामा के 3 खंड कर दिए उन्होंने। पहले खंड में उन्होंने अकबर के राजा बनने से पहले तक की जो जिंदगी थी, यानी 1 से 17 वर्ष की जो जिंदगी और उनके पूर्वजों की कहानियों को उन्होंने पहले भाग में लिखा। दूसरे खंड में राजा अकबर जो 46 वर्ष की जिंदगी लड़ाई लड़ करके समृद्ध मतलब राज्य को एक बहुत बड़ा विशाल बनाया, ये सारी बातें उन्होंने दूसरे खंड में लिखा। और तीसरे खंड में वहां के प्रशासन, कृषि, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक, इन सारी बातों को राज्य के बारे में लिखा, जिसका नाम रखा उन्हें आईन ए अकबरी। क्या नाम रखा? आईन ए अकबरी। तो अब आपसे पूछ रहा है कि आइन की मुख्य बातें क्या हैं? तो लिखेंगे आइन की मुख्य बातें हैं कि राज्य में उस समय राजा अकबर जो जो शासन लागू किए, कानून बनाए, इन सारी बातों को, वहां के सामाजिक, आर्थिक जो भी परिस्थितियां थी, किस प्रकार फसल खेती की जाती थी, कौन कौन से फसल उगाए जाते थे, सिंचाई का क्या प्रबंध था, नहीं, इन सारी बातों को आइन में लिखा गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है मुगल काल में उनकी विशेषता है कि साम्राज्य की लगान व्यवस्था इत्यादि का वर्णन उसमें किया गया है। साथ ही साथ अब पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे आइन ए अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। कौन है? अकबरनामा कहे चाहे आइन ए अकबरी कहे, लेखक कौन? अबुल फजल। नंबर 2, नंबर 3 कहता है
मुगल काल में सिंचाई के क्या साधन थे। तो हमने बताया था कि मुगल काल में सिंचाई के लिए मुख्य साधन थे वर्षा। अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर करती थी। जो वहां खेती होती थी ना, वो वर्षा पर ही निर्भर होती थी ज्यादा करके। ठीक है, यानी जो मुख्य फसल थे वहां के, चावल, मक्का, ये सब किस पर निर्भर करती थी? वर्षा पर। हमने बताया था कि वहां के किसान खेती करते थे तो वर्षा पर निर्भर रहते थे। वर्षा अच्छी होती थी वहां पर 3 फसल होती थी, जहां वर्षा अच्छी नहीं होती थी वहां पर 2 फसल होते थे। लेकिन इसके साथ साथ वहां पर सिंचाई का भी कुछ प्रबंध था। सिंचाई की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए कुछ तालाब बनवाए गए थे, कुछ कुएं थे, कुछ नहर बनवाए गए थे, जिससे वहां पर मतलब सिंचाई का प्रबंध किया जाता था। और सिंचाई के लिए एक रहट होता है, जो हमने उस दिन समझाया था पाठ में। रहट की सुविधा से होता क्या है, रहट समझिएगा कि एक कुआं होता है। रहट में क्या होता है, एक कुआं हो, ये हो गया कुआं, इसका ये जल सतह होती है, ये जल सतह। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, एक बैल को यहाँ पर चक्री के माध्यम से घुमाया जाता है बैल को, और इससे जुड़ी हुई एक, समझिए तो चक्री का ही एक अंश होता है जो यहाँ पर इसको चक्री को इसको घुमाता है। और इसके ऊपर ना, चाहे वो चेन हो या रस्सी का एक जंजीर लगी रहती थी इस तरह से, और इसके भीतर माने उसके ऊपर से इस तरह के घड़ा या डोल लगा रहता था। इस तरह से घड़ा और डोल, क्लियर, इस तरह से लगा रहता था। जैसे वो डोल पानी के सतह में अंदर जाता था तो ये जल इसमें भर जाता था, और जल जब ऊपर आता था तो इसमें जल ऊपर आ जाता था साथ साथ में। और जैसे ही ये डोल जो है ये इस तरह से घूमता था तो इसका पानी यहाँ गिरता था, और यहाँ पर एक पटरी लगी होती थी, प्लेट, उस प्लेट पर पानी गिरता था सारा, और यही प्लेट बाहर निकल करके खेतों में चला जाता था। यहाँ नाला है। इस तरह से सिंचाई होती थी, उस समय रहट उसको कहते थे। ठीक है, तो पहले सिंचाई के लिए क्या था, तालाब, कुआं, तो कुआं में रहट की व्यवस्था थी। ठीक है, और कहीं कहीं पर नहर भी बनवाए गए थे। तो आपने क्या देखा, मुगल काल में सिंचाई के लिए मूल रूप से वर्षा पर निर्भर थी। इसके अलावे क्या होते थे, तो रहट का प्रबंध था, तालाब और कुछ नहर से सिंचाई की जाती थी। तो आशा करते हैं आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, आइन के अलावे मुगल काल में कृषि के विषय में अन्य कौन से स्रोत से जानकारी मिलती है। देखिए, मुगल काल में जानकारी के लिए तो बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, जैसे बाबरनामा था, एक हुमायूंनामा था, और एक अकबरनामा। बाबरनामा की रचना बाबर खुद किए थे। हुमायूंनामा की रचना उसकी बेटी यानी अकबर की बहन की थी, हुमायूंनामा, और अकबरनामा अबुल फजल ने किया था। लेकिन वो जो 2 किताबें हैं, बाबरनामा और हुमायूंनामा, केवल उनकी अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताया गया, कोई ज्यादा जानकारी नहीं था। अकबर के जो शासन काल में लिखा गया अकबरनामा, इससे तो जानकारी मिलती ही है हमें कृषि के बारे में मुगल काल के। साथ ही साथ और सारे दस्तावेज हैं। कौन कौन से दस्तावेज हैं तो सुनेंगे। पहली जानकारी आपको मिलती है, उस समय राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र से कुछ दस्तावेज मिले हैं। वहां के कुछ लेखक थे जिन्होंने मुगल काल के इतिहास के बारे में लिखा, कृषि के बारे में लिखा है। अगर आईने अकबरी को छोड़ दें, अकबरनामा को अगर हम छोड़ दें, तो मुगल काल के बारे में जानने के लिए हमें और कौन सी जानकारी मिलेगी, तो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ दस्तावेज मिले हैं जिससे मुगल काल के कृषि के बारे में जानकारियां हैं। इसके अलावे उस समय अंग्रेजी राज्यों का आगमन हो चुका था। फ्रांस और इंग्लैंड वाले भारत में आए हुए थे, तो वो लोग भी क्या करते थे, मुगल काल के बारे में कुछ इतिहास लिखे। ठीक है, और उन्होंने, उससे भी हमें जानकारी मिलती है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ साहित्य हैं, इतिहास हैं, उससे मुगल काल के कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत? तो आपने क्या समझा कि आईने अकबरी के अलावे मुगल काल में कृषि के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, तो नंबर 1 याद रखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से कुछ दस्तावेज मिले हैं, उससे हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ दस्तावेज हैं, उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, थोड़ा सा फेस पर स्माइली रखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल काल में कौन कौन से खादानों की खेती की जाती थी? देखिए, मुगल काल में कौन कौन से खादान है, माने उस समय के लोग क्या खाने के लिए करते थे। तो हमने बताया था मुगल काल में लोग खाने के लिए मूल रूप से चावल, मक्का, ज्वार और बाजरे, गेहूं की भी खेती होती थी। ठीक है, तो लिखेंगे मुगल काल में मोटे अनाजों में चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार और बाजरे की खेती मूल रूप से की जाती थी खाने के लिए। इसके अलावा फल की भी खेती होती थी, सब्जियां, दलहन की भी खेती की जाती थी। तो मुगल काल में खाद्यान्न में फसल में चावल हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि की खेती होती थी। हमने बताया जहां वर्षा अच्छी होती थी वहां पर चावल की 3 फसल होती थी, और जहां वर्षा कम होती थी वहां मुख्य रूप से 2 ही फसल होती थी, और वो भी मोटे अनाजों की होती थी। क्या होती थी? मोटे अनाजों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ। 6 कहता है पंचायत का खर्च किस प्रकार चलता था? हमने बताया, देखिए अभी तो हमारे यहाँ पंचायत का खर्च जो है राज्य सरकार देती है, नहीं जैसे हमारे यहाँ मुखिया होता है ना, तब मुखिया को कृषि चलाने के मतलब गांव की सारी समस्याओं को देखने के लिए पैसा कौन देता है? तो वहां से पैसा आता है किसके माध्यम से? सरकार भेजती है हमको, नहीं यानी। अब चलते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों को मिलता था, लेकिन सुनेंगे, लेकिन पहले के समय में यानी मुगल काल में पंचायतों में जो खर्च होता था वो कहां से आता था? तो पंचायत का खर्च गांव के ही लोग, पंचायत के ही लोग, जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो धनाढ़ लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे? थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते थे, और वही पैसा से उनका क्या होता था? खर्च चलता था। ठीक है, याद रखेंगे, गांव के या जो भी लोग होते थे थोड़ा थोड़ा क्या करते थे? जमा करते थे, उस जमा पैसा से ही पंचायत का खर्च चलता था। उसको कहते थे हम लोग आम खजाना। याद रखेंगे, क्या नाम था उसका? उस समय उसका आम खजाना कहते थे, जिससे उनका खर्च चलता था। अब कौन कौन खर्च? तो देखिए, अगर कोई राजा की तरफ से कोई अधिकारी आया घूमने के लिए, तो उनका खर्चा कहां से आता था? आम खजाना से। कोई छोटा मोटा बांध बनवाना हो, तालाब खुदवाना हो, तो ये खर्च कहां से आता था? आम खजाना से। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 17वीं शताब्दी में कौन कौन से नई फसलें भारत आई और कहां से आई? देखिए, भारत के तो मूल फसल कुछ थे ही, इसके अलावे कुछ फसल हम लोग बाहर से मंगवाए। ठीक है ना। अब बाहर से कौन कौन फसल मंगवाए थे, यानी बाहर आया, जो लोग आए बाहर से ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो चीन से चाय लेकर के आई, नहीं इसी तरह से पुर्तगाल वाला जब आया, पुर्तगाल वाला तो वो बाहर से कुछ लेके आया। तो कौन कौन से आए? 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात है। तो याद रखेंगे, मक्का अपने यहाँ की कृषि नहीं थी उस समय, अपने भारत में मक्का नहीं होता था। जब वो लोग आए बाहर से, तो अफ्रीका, पहले अफ्रीका, अफ्रीका से फिर गया स्पेन, और स्पेन से आया भारत, यानी समझिए तो पुर्तगाल वाले, पुर्तगाल वाले जो थे ना, वो लोग लेकर के भारत आए। कौन कौन कहां से आया मक्का? तो अफ्रीका से होते हुए स्पेन के रास्ते भारत आया। नई दुनिया यानी अमेरिका से आया तंबाकू, टमाटर, इसके अलावे आलू, मिर्च, फल में पपीता और अनानास, ये सब हमारे बाहर से आए हैं। तो याद रखेंगे 16वीं शताब्दी में क्या क्या आया? तो मक्का, तंबाकू, फल में अनानास, पपीता, और सब्जी में हो गया मिर्च, आलू और टमाटर। ये सब बाहर से आए थे उस समय। आपको आशा करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज चलते हैं, कहता है भ्रष्ट मंडल या मुकदम क्या गड़बड़ी करते थे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कि जो भ्रष्ट मंडल थे, यानी राजा की तरफ से कुछ भ्रष्ट अधिकारी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको कि भ्रष्ट मंडल, वो क्या होता है? देखिए भ्रष्ट तो भ्रष्ट होता है, वो क्या करते थे कि वहां के जो पटवारी होते थे, पटवारी, पटवारी का मतलब हुआ जो हिसाब का लेखा जोखा रखने वाला लोग होता था, उससे मिल करके हिसाब में गड़बड़ी कर देते, लोगों से अनावश्यक अनावश्यक कर वसूलते थे, अतिरिक्त उस पर बोझ डाल देते थे। ये था भ्रष्ट मंडल का काम। यानी एक समूह होता था, वो पटवारी से मिल जाता और पटवारी को कहता कि तुम हिसाब में गड़बड़ी करो, किसान पर ज्यादा कर का बोझ लगाओ, माने उसका, ठीक है ना,
उस समय जो ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो नाम से ही आपसे पूछ रहा है भ्रष्ट मंडल। तो भ्रष्ट मंडल का काम क्या था कि गड़बड़ी करके उस पर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा कर लगा देना, ठीक है, और उसे कर वसूलना, बेईमानी करना। इस देहाती भाषा में क्या समझिए उसको, बेईमानी करना। आगे हैं क्वेश्चन नंबर 9, सर्राफ कौन थे और वे क्या काम करते थे। देखिए सर्राफ बड़े गांव के रहने वाले बैंकर की तरह होते थे। बैंकर समझ रहे हैं ना, महाजन। जैसे उस समय क्या होता था कि जमीन तो जमींदार की होती थी। जमीन किसकी होती थी, जमींदार की होती थी। हम आप किसान छोटे छोटे उस पर खेती करते थे। अगर किसी कारण से फसल नष्ट हो गया, फसल नष्ट हो गया, फिर भी जमींदारों को हमें कर देना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में जो बैंकर होते थे वो हम लोगों को कर देता था, यानी हम लोग जो कर्जा लेते थे ताकि हमारा जमींदार न छीने, तो हम लोग कर्ज ले करके तब जमींदार को दे देते थे कर के रूप में, वो कर्ज हम पर रह जाता था। तब बैंकर का काम था, बैंकर बैंक कर्ज देता था, वो कहलाते थे सर्राफ। क्या कहलाते थे, सर्राफ। इसके अलावे देखिए वो क्या करते थे, कभी कभी किसी वस्तु की कीमत को बढ़ा देते थे। जैसे कौड़ियों की कीमत को बढ़ा देते थे, पैसों के मूल्य को बढ़ा देते थे। माने वो क्योंकि उसके पास पूंजी होता था ना, तो वो अपने हिसाब से काम करते थे, ठीक है। चलिए तो ये था किसका काम, बैंकर। उनको क्या कहा जाता था वहां पर, सर्राफ। आगे हैं, अर्जियां कौन लोग लगाते थे, अर्जियां कौन लोग लगाते थे, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए अर्जियां का मतलब होता है अपील करना। जैसे मान लीजिए कोई जमींदार या राजा का कोई अधिकारी राजा द्वारा लगाए गए कर से अधिकांश वसूलने लगता था, वो ज्यादा उससे कर वसूलता था कि नहीं आपको कर ज्यादा देना होगा। अब गांव के लोग उसके कर से परेशान, क्योंकि राजा कहा 1/4, उछल रहा था आधा आधा मान लीजिए। तो ऐसी स्थिति में गांव के लोग परेशान हो जाते थे। तो गांव के समूह मिल करके, पंचायत मिल करके, या तो राजा के पास या राजा का कोई ऊंचा अधिकारी होता था उसके पास जाकर के क्या शिकायत करते थे। इसको कहा जाता था अर्जियां। तो कौन करते थे, या तो जाति के लोग या पंचायत के विशेष लोग, वो जाकर के राजा या राजा के अधिकारियों के पास जमींदार या अन्य अधिकारी का खिलाफ जो है क्या करते थे, शिकायत करते थे। उनको कहा जाता था अर्जियां। क्या कहा जाता था, चलिए आगे। जजमानी व्यवस्था क्या थी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जजमानी व्यवस्था। तो हमने बताया जजमानी व्यवस्था का मतलब था कि उस समय क्या होता था कि गांव के कुछ सेवा प्रदाता होते हैं। जैसे देखिए हमारे पास आज दुकान है, वो आपके लिए सेवा का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो वस्तु आपके नजदीक में मिल जाती है। हम भले लाभ के लिए कर रहे हैं लेकिन आपकी सेवा हो रही है, नहीं हो रही है। इसी तरह से ये कोचिंग व्यवस्था है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, नजदीक में आपको सुविधा मिल रहा है, ये आपका क्या है, सेवा हो रहा है। आप कह रहे हैं हम तो पैसा दे रहे हैं आपको ना, अरे आप दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, सेवा तो हो रहा है ना। तो उस समय भी लोग थे, अभी भी गांव में हैं, जैसे हजाम हैं, सुनार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, ये गांव के लोगों की सेवा करते थे, जरूरत के समय वो मदद करते थे, है ना। तो ऐसे लोग कहलाते थे जजमान। क्या कहलाते थे, जजमान। अब वो जो सेवा करते थे ना, उसके बदले में हम उनको क्या देते थे, या तो कुछ फसल देते थे, या जमीन का एक टुकड़ा उनको दे देते थे, या नगद राशि भी हम कभी कभी देते थे। जैसे मान लीजिए कोई हजाम हमारे यहाँ, पहले के समय में हम लोग जब बचपन थे तब की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे पिताजी या हम लोग जाते थे दाढ़ी मूछे या बाल कटवाते थे, तो हम लोगों को 1 किलो तेल साल का लगता था। हम जय बार बनवा में उसे मतलब नहीं था, वो साल का 1 किलो तेल उनको हम देते थे, ठीक है ना। शादी विवाह में जो उनको मिलता था वो तो अलग सी बातें हैं, साड़ी या दान दक्षिणा जो भी होता था। इसके अलावे मान लीजिए हमारे पास जमीन थी, तो जब हम गेहूं करते थे तो गेहूं कटाई होती थी, तो वो जाते थे और वो अपना एक दिन में जो काट सकते थे, मैंने हम लोग भी काटे, हमारा मजदूर भी काटा और वो भी काटते थे, उसमें 1-2 बोझा उनका हुआ, वो ले लेते थे, तो वो फसल अलग हुआ, ठीक है ना। तो उनको पैसा नहीं देते थे हम लोग, क्योंकि हम लोग तेल का काम करते थे तो तेल देते थे, जिसके पास नहीं था वो फसल देता था, ठीक है ना। तो ये था जजमानी व्यवस्था। उसी तरह से लोहार के यहाँ आप खुरपी पिटवाइए, पैसा देने की जरूरत नहीं है, आपके पास खेत है तो खेत का जो फसल होगा उसका एक हिस्सा उसको दे दीजिए, अनाजे दे दीजिए, है ना। तो वो क्या कहलाता था, जजमानी व्यवस्था कहलाती थी। पहले के समय में राजा अकबर यानी मुगल काल में ये व्यवस्था थी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं दुकानदार। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है
देखिएगा 12 कह रहा है संभ्रांत समूहों और दस्तकारों के सामाजिक रीति रिवाज में क्या अंतर था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा मैं, जो संभ्रांत समूह था उनके रीति रिवाज सरल थे, जबकि जो किसान या दस्तकार थे उनके रीति रिवाज बड़ा जटिल थे। दहेज लेना तो दूर की बात, कुछ समाज में शादी विवाह के लिए लड़की की कीमत अदा करनी पड़ती थी। विधवा औरतें भी कानूनी रूप से शादी कर सकते थे, यानी कि वहां पर जो नियम कानून थे ना वो थोड़ा सा जटिल था। जो संभ्रांत समूह थे उनके तो रीति रिवाज बड़ा सरल थे, लेकिन जो दस्तकार लोग थे, किसान थे, इनके जो नियम थे, कानून व्यवस्था था, बड़ा जटिल था। अभी अपने यहाँ शादी विवाह के लिए लड़की पक्ष के लोग दहेज देते हैं और वहां पर लड़की पक्ष को दहेज दिया जाता था, उल्टा लड़की वाले दहेज लेते थे। अब समझ लीजिए ना, अभी भी होता है। अब चले जाएंगे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं, गुजरात चले जाइए, वहां पर लड़की वालों को दहेज दिया जाता है। अपने यहाँ से बहुत सारी लड़कियां, क्योंकि वहां पर ना लड़की की संख्या बहुत कम है और लड़का की संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत सारे परिवार में लड़का का शादी नहीं हो रहा है, तो लड़की कहाँ से लावे, क्योंकि शादी करने की तो लड़की चाहिए। तब अपने यहाँ का बहुत सारे लड़कियां का शादी वहाँ होता है। अपने गांव की भी एक लड़कियां की शादी वहाँ फाइनल किया गया था। शादी का सारा खर्च, लड़की के यहाँ से जाने का खर्च, अपने यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, आपको मालूम होगा, सपना कुमारी थी उसका नाम। उसकी शादी, उसका घर बगल में ही था अपने गाँव में। वो अपनी मौसी के यहाँ अपने गाँव में आती थी, अपनी मौसी के यहाँ से आती थी अपने यहाँ पढ़ने के लिए। तो जब उसकी फाइनल, जब यहाँ पढ़ ही रही थी तो उसका शादी फाइनल हुआ। और कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में फाइनल हुआ था। तो यहाँ से जो लोग गए शादी में, उस सब का भाड़ा खर्चा, उसके रहने ठहरने का पूरा प्रबंध, लड़की के लिए शादी में जो खर्च हुआ सारा प्रबंध, वो सब वही किया। मैंने यहाँ लड़की वाले का कोई खर्च नहीं था, 1 रुपया का खर्च नहीं। यहाँ तक कि उसके आने के बाद आने का भी पूरा प्रबंध और कपड़ा सब कुछ वो सब दिया। समझ रहे ना। तो ये प्रबंध वहां पर है, अभी भी कहूँ कहीं, मतलब कहीं कहीं ऐसी जगह है। तो उस समय भी यही होता था कि जो लड़की वाले पक्ष थे ना, लड़की को दहेज देना पड़ता था, लड़की को ही उल्टा देना पड़ता था। इतना ही नहीं, जो विधवा लड़कियां थी, औरतें थी, उसकी भी शादी होती थी ना, तो कानून व्यवस्था से शादी होती थी। यानी कि आप ऐसा नहीं कि शादी करके आप छोड़ दें, ऐसी स्थिति नहीं थी। माने बिल्कुल कठोर उसका नियम था, जटिल नियम था। क्लियर। तो आप समझ गए कि संभ्रांत समूह और दस्तकार समूह में क्या अंतर था। तो दोनों के रीति रिवाज काफी अंतर थे। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। गांव में नकदी भुगतान की प्रथा कैसे फैली। अब देखिए, अभी आपने क्या पढ़ा था, जजमानी व्यवस्था, कि जो हमारे यहाँ सोनार होते थे, जो हमारे यहाँ लुहार होते थे, है ना, तो उन लोगों को हम नगद नहीं देते थे। हजाम आया, दाढ़ी मूछ बनाया, बाल बनाया, साल में एक बार फसल करती थी तो हम उनको फसल देते थे। या हमारे यहाँ जब आता था तो हमारी माँ या हमारी जो दादी होती थी वो थोड़ा सा डलिया में गेहूं मकई जो भी होता था फसल, वो उसको दे देती थी, आलू जो भी फसल। नगद पैसा नहीं देते थे हम लोग, उसको क्या देते थे, गेहूं मकई सब देता था। और वो लोग अपना जाते थे, फिर बनिया के हाथ वो बेच देते थे, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या देते थे, फसल देते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि हम लोग खेती में नगदी फसल करने लगे, गन्ना करने लगे, कपास करने लगे, तंबाकू की खेती करने लगे। अब समझिए, अब हम उस फसल को काट कर थोड़ी घर में रखते थे, हम लोग तो उसको खेत से ही बेच देते थे। तो हमको क्या आता था उसके बदले में, नगद पैसा आता था। अब वो जो हमारे जजमान थे, हजाम लुहार जो भी, तो अब हमारे घर में तो गेहूं है नहीं, तो उनको क्या देंगे, तो उसके बदले में हम लोग नगद राशि देते थे। भुगतान, भुगतान क्या होता था, नगद। वही कहा जाता है कि जजमान को भुगतान नगद राशि कैसे शुरू हुई, जब नगदी फसल हुआ तब, व्यापार हुआ तब। अब आप लोग, हम लोग क्या देते हैं, बस दाढ़ी मोछे बनवाए, जो भी होती है पैसा नगद दे देते हैं, उसका जो कीमत होता है उसके हिसाब से दे देते हैं, 10-5 कम आगे पीछे जो भी है, लेकिन देते हैं। क्लियर। तो नगद कैसे शुरू हुई, जब नगदी फसल का उत्पादन हुआ तब, व्यापार का विकास हुआ तब। वही कह रहा है क्वेश्चन में कि गांव के सेवा प्रदाता सुनार लोहार हजाम बढ़ई जो भी होते थे, पहले फसल दिए जाते थे, बाद में जब क्या हुआ शुरू, नगद राशि दी जाने लगी, व्यापार का विकास हुआ तब, राजस्व नगद मिलने लगा तब, सब किसान को नगद ही मिलने लगा तब।
ठीक है ना, क्योंकि उसको नगद पैसा आता था, पैसे देते थे। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 14। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? देखिए मुगल काल का एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी मनसबदार। ये एक पद होता था, याद रखिएगा। मनसबदार क्या था, याद रखेंगे, एक पद होता था। कब? मुगल काल के शासन काल में। जैसे नहीं मंत्री समझिए, वो सैनिक या एक क्षेत्र का कर वसूलने वाला व्यक्ति होता था, वो कहलाता था मनसबदार। उस सेना का प्रधान, जैसे मान लीजिए गंगसारा हुआ ना, या सराय रंजन रखिए अपना, तो ये पूरे का एक व्यय प्रधान होता था, उन सब उसको कहा जाता था मनसबदार। उस सेना का भी प्रधान होता था और कर वसूलने का भी काम करते थे। देखिए लिखा हुआ है, मुगल काल में मनसब एक पद था जिसका राज्य के सैनिक और नागरिक मामलों की जिम्मेवारी उस पर होती थी। नागरिक की जो काम होता था उसकी जिम्मेवारी, इसके द्वारा अधिकारी या कर्मचारी प्रशासन की स्थिति निर्धारित होती थी। ठीक है, लेकिन राजा अकबर जब राजा बने ना, तो मनसबदार को ना ये अधिकारी पद से हटा दिया। हटा क्या दिया? देखिए मनसबदार तो रहेंगे, लेकिन उसको पैतृक नहीं रहने दिया। योग्यता के आधार पर अब वेतन उनको दिया जाने लगा। मनसबदार को क्या करने लगे? योग्यता के आधार पर वेतन। अब उससे फायदा होता था कि कोई पैतृक नहीं रहेगा, जो जैसा योग्य बनेगा वैसा उसको वेतन मिलेगा। मान लीजिए किसी को नियुक्त कर दिए, अगर अपनी योग्यता से अच्छा प्रदर्शन दिया, लोगों की सेवा किया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि नागरिक मामलों की जिम्मेवारी, अगर नागरिक के मामलों की अच्छी से वह हल कर रहा है तो उसको ऊंचा पद कर दिया जाता था मनसबदार में। कोई अगर भ्रष्ट आदमी है जो नागरिक को उल्टा ठग रहा है, उसको डांट रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस मनसबदार को राजा क्या करते थे? हटा देते थे। ये किसके शासन काल में हुआ? राजा अकबर के शासन काल में। मुगल काल में नहीं, मुगल काल में तो मनसबदार प्रथा थी। वो प्रथा को राजा अकबर ने थोड़ा सा अच्छा ढंग से सजा दिया कि भाई जो अधिकारी अच्छे से काम करोगे उसको हम ऊंचा पद देंगे, आज जो काम नहीं करोगे उसको हटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अमीन कौन था? अब देखिए आपको लगता होगा अमीन जो था वो जमीन को मापने वाला होता था, नहीं, अपने यहां भी कहता है। अमीन राजा द्वारा नियुक्त एक अधिकारी होता था जिसका काम राजा द्वारा बनाए गए नियम का पालन करने के लिए, लोगों को देखने के लिए नियुक्त किया जाता था। अभी वाला अमीन नहीं, खेत को नापने वाला अमीन नहीं। उस समय अमीन किसको, मुगल काल में अमीन किसको कहा गया? तो देखिए राजा नियम बनाए और जितने नियम हैं उसको हर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी जांच के लिए राजा अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर देता था कि तुम जाओ और पता लगाओ कि हमरे कानून का कौन उल्लंघन कर रहा है। वो गुप्त रूप से जाते थे, जिसको आप कह सकते हैं सामान्य, और जा करके पता लगाते रहते थे गांव में कि कौन राजा के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। कोई उल्लंघन करते पकड़े गए तो उनको सजा होती थी। ठीक है, तो अमीन का काम क्या था? देखना, जांचना कि कौन व्यक्ति, ठीक है, नियम का पालन कर रहा है या ये राजा द्वारा नियुक्त किए जाते थे, उसको अमीन कहा जाता था। तो आशा करते हैं आपको ये 15 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी फिर शेष क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे कल, नेक्स्ट डे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।